कैसे हैं बच्चों? आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंटिन्यू किए हैं, देख रहे हैं। आपको फर्स्ट लेक्चर बताया जा चुका है। केमिकल रिएक्शंस में आपको ये बताया गया था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको बताया गया था कि कैसे आप बताएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो आपको बताया गया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन शो कर रही है तो वो वहाँ पर हम मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इन सब केसेस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि और थोड़ा सा इसको और डीप में समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन समझ गए थे। यहाँ पर टॉपिक जो आगे बढ़ाएंगे हम लोग बताएंगे केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी जब रिएक्शन होती है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें आपको बताया गया था कि क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, याद है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट। मतलब कुछ रिएक्टेंट होते हैं और कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनके बीच एक लिंक, इनके बीच रिएक्टेंट के बीच जो रिएक्ट कर रहा है उनके बीच एक लिंक प्लस के साथ देखिए जोड़ रहे हैं, तो एक लिंक प्रोवाइड करती है जिसके कारण जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी ये हमारी केमिकल इक्वेशन बताती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस विच रिएक्ट एंड विद द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है, तो ये केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उनको केमिकल इक्वेशन के रूप में कब कहेंगे, जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एक क्या कर दें, ये लिंक प्रोवाइड कर दें, तो हम लोग बोल देंगे वो क्या है, हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो दो तरह की केमिकल इक्वेशन होती है। एक होती है वर्ड्स इक्वेशन और एक होती है हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंबल, सिंबल के फॉर्म में जो हम रिएक्शन लिखते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन कह सकते हैं, वर्ड्स इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। देखिए वर्ड्स इक्वेशन लिखना आसान है, वर्ड्स इक्वेशन लिखना आसान है, लेकिन सिंबॉलिक इक्वेशन लिखना थोड़ा सा क्या है, टफ है। क्यों टफ है? वर्ड्स इक्वेशन में जैसे हम कहें जिंक है, जिंक रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये कहा गया कि व्हेन जिंक reacts with hydrochloric acid and reacts with hydrochloric acid it forms, यहाँ हम लिख सकते हैं it forms जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वर्ड्स इक्वेशन में ये आप इसको ऐसे प्लस करके, रूल है कि जो जो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए इनको, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद जो प्रोडक्ट है दोनों के बीच एक एरो लगेगी, पता है आपको, एरो किधर की ओर शो करेगी, जिधर प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस, ये हमारा आ गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना बहुत ही आसान है,
लेकिन आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अगर कहीं भी आपको इक्वेशन लिखनी है तो वो सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसके फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले वर्ड्स, बहुत इजी है, अधिकतर आपको वर्ड्स इक्वेशन को सिंबॉलिकली लिखने को आपको कहता है, और यही इक्वेशन ट्रेंड में है। आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है इसको वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लिखना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है कि अगर हमको वर्ड्स इक्वेशन लिखना है तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो आप वर्ड्स इक्वेशन में नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, आप वर्ड्स इक्वेशन में आप लिख रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस बहुत लेंदी होती हैं तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, जैसे आप सभी एटम्स के आपको सिंबल पता है। जैसे अगर हम जिंक की बात करें हैं तो इसको हम लोग Zn से लिखते हैं, याद है। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम लोग Cl2 से लिखते हैं, ठीक है ना, आपको पता है। या एटम की बात करें तो Cl एटम से लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हम लोग, ये आप लोगों ने 9th में खूब पढ़ा है। हाइड्रोजन की बात करें तो उसको हम लोग H से लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले बड़ी समस्या आती है। जैसे हम जिंक की बात करें तो जिंक को हम Zn से लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये जो है क्या है, तो इसको, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, आपको पता है, ये आपको लिखना 9th में सिखाया गया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। या जिंक क्लोराइड की बात करें हम, जिंक क्लोराइड, तो आपको याद होगा Zn, इसकी वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1 होती है, याद है। तो हम लोग इसको क्रिस क्रॉस मेथड से लिखते थे, 2 1 इसको ऐसे करके, तो मतलब यहाँ से ZnCl2। अब मतलब जो आपने 9th में पढ़ा है, जो आपने 9th में पढ़ा है उसका अब यहाँ पर एट्रेंडम यूज हो रहा है। मतलब Zn के साथ HCl की रिएक्शन कराया गया तो आपको यहाँ बन गया ZnCl2। जिंक क्लोराइड का फार्मूला यही है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर आप जो है इन रिएक्शंस को आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अगर आप कोई रिएक्शन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना ही इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसके बाद इन सिंबॉलिकली जो रिएक्शन को आप लिख रहे हैं, इन रिएक्शंस को बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस इक्वेशन लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। बैलेंस इक्वेशन लिखने का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लोरीन के कितने एटम हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन के एटम कितने हैं यहाँ पर, अगर काउंट करें प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन के एटम यहाँ 2 हैं, लेकिन जरा रिएक्टेंट में देखिए क्लोरीन का एटम केवल कितना है, 1 है। अगर यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, जरा बताइए। एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल, मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने एटम हैं, 1 है। मतलब अब क्या है, आपको बैलेंस इक्वेशन में आपको ये ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स के नंबर है, नंबर रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ एटम अगर यहाँ बात करें और नंबर ऑफ एटम किस में बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर क्लोरीन के 2 एटम हैं तो यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए, तब आप कहेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नहीं, हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम कहाँ से कैसे पहुंच रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे हम आगे। देखिए यहाँ पर हम कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अब आप उसको फर्स्ट स्टेप से आप कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड स्टेप में केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। कभी कभी ये आपको लैंग्वेज के रूप में दी गई होती है तो वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, फिर केमिकल इक्वेशन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और नेक्स्ट
यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप 9th क्लास में चीज़ों को सही से नहीं पढ़े हैं। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर आप उसको नहीं तैयार किए हैं, जैसे आपको क्रिस क्रॉस मेथड से पता है, आपको बताया भी गया है, तो अगर आपको वो नहीं पता है तो यहाँ पर इन सिंबॉलिक, इन रिएक्शंस को लिखने में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने में क्या होगी? आपको प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर कहीं पर कोई भी वर्ड यूज हो गया किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए यूज हो गया कैल्शियम सल्फेट, तो अगर कैल्शियम सल्फेट लिखा है तो कैल्शियम सल्फेट, तो आपको पता है कैल्शियम पर 2 माइनस सल्फेट, कैल्शियम पर 2 प्लस सल्फेट पर 2 माइनस, तो अगर इसका फार्मूला अगर आप CaSO4 अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी मतलब अगर सिंबॉलिक इक्वेशन आपको लिखना है तो उसके लिए आपको आयंस, जो आयंस होते हैं और उनकी जो वैलेंसी होती है, आपको एक चार्ट दिया गया था क्लास 9th में लर्न करने को। अगर वो आपको नहीं याद है तो आप फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर यहाँ से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे, और उसके बाद मोर प्रिसाइज इक्वेशन लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा। मोर प्रिसाइज इक्वेशन मतलब आप यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड मोर थिंग है कि अगर कोई पर कहीं पर हाइड्रोजन गैस, अभी सिंपली देखिए, अब अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, अगर ये गैस है तो यहाँ पर ऐसे एरो का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह समझने की बात है, या यहाँ पर छोटा सा ऐसे एरो लगा कर या स्मॉल g लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर गैस के रिप्रेजेंटेशन है कि आपको मोर प्रिसाइज फॉर्म में आपको इक्वेशन बताना है कि हाँ ये मतलब उस इक्वेशन के बारे में सारी चीजें आपको पता हो, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो किस फॉर्म में बन रहा है, क्या कैसे बन रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड्स के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में एक इक्वेशन दी है, वेर आयरन, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर या वाटर भी कह सकते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में आयरन में रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन में कह रहा है कि ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को, जो भी स्टेप इसके पहले हमने आपको समझाया है, उन सभी स्टेप को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए आपको समझाते हैं। तो आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये आपको वर्ड्स फॉर्म में दी गई है, वर्ड्स फॉर्म में आपको इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ आयरन हो गया प्लस वाटर वेपर हो गया, एरो लगाया, फिर आपको मिला फेरिक ऑक्साइड प्लस आपको मिल गया हाइड्रोजन गैस। ये आपको वर्ड्स फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। अब आपको इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है, सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म। आयरन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पता है, Fe से, बहुत बढ़िया। प्लस वाटर वेपर को H2O से, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको 9th, ये आपका 9th आ गया, Fe फेरिक +3 और ऑक्साइड 2 माइनस, या इसको +3 और 2 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको जब FeO का फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, क्रॉस। अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं याद है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आपको फिर से क्लास 9th का वो आपको चार्ट मिलेगा, या आपको चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला हो गया Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो ये हम 1 बाय 1 स्टेप दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको एक किस में दिया गया, लैंग्वेज के रूप में दिया गया। तो यहाँ पर आप उसको वर्ड्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये स्टेप 1 हो गया। फिर आपने स्टेप 2 में उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखा। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे कि इस स्टेप 3 में अब हम इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो स्टेप 3 में बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या तरीका है, हमने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन को देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी हो सकता है, तो लेकिन जो है एक प्रॉपर वे जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, पहले हम उसको सीखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एटम गिनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ आयरन के 2 हैं, यहाँ आयरन के 1 है, तो ये देखिए यहाँ ऑक्सीजन का 3 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो इस तरह हीट एंड ट्रायल मेथड तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आप इसको जो है जैसे है वैसे करेंगे, तो बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या काम करेंगे, पहले हम यहाँ लिख लेंगे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे एलिमेंट्स के बाद यहाँ पर रिएक्टेंट में उनके रिएक्टेंट में एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम को कितने हैं। तो यहाँ पर आपके पास Fe है, O है और हाइड्रोजन है। किसी को कोई डाउट? Fe है, O है और हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट में Fe कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इनको क्या करना है, इक्वल करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो चाहे जहां से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऑक्सीजन से ही बराबर करने की कोशिश करिए। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर रिएक्टेंट में ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा लिख रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात अगली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने रिएक्शन लिखी, Fe प्लस H2O एरो लगाकर, Fe2O3 प्लस H2। तो जब आप ये लिखेंगे, अभी यहाँ सिंबॉलिकली ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 3 में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि अगर H2O में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका वाटर का फॉर्मूला नहीं रहेगा। जब भी आप करोगे तो यहाँ 100% जो मल्टीप्लाई होगा वो आगे होगा, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसके आगे आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया, इधर जो है ऑक्सीजन के 3 एटम थे, यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 3 हो गए। क्लियर? तो ये आपने फर्स्ट स्टेप पूरा किया। फिर से आप इस ग्राफ फिगर को बनाएंगे, तो आप यहाँ छोटा बना लीजिए, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, छोटा सा जल्दी से बना लीजिए। तो एलिमेंट FeOH, Fe यहाँ पर अभी कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 3, यहाँ पर भी कितना है 3। लेकिन जरा हाइड्रोजन की स्थिति देखिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना है 2। बोलिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को भी क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन को भी क्या करना है, 6 करना है। यहाँ पर आयरन को भी क्या करना है, 2 करना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले इसको, और या इसी स्टेप में कर सकते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयरन में तो यहाँ आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस H2। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, इस जो अभी आपने वर्क किया उसके अनुसार बैलेंस हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो हम इसी स्टेप में कर सकते हैं, नहीं इस स्टेप को एक बार और लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो। यहाँ पर हो गया एलिमेंट, यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट, यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट। तो एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया FeOH, यहाँ पर हो गया 2 2 3 3 6 2, यहाँ पर फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, हाइड्रोजन में, प्रोडक्ट में, देख रहे हैं प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी Fe प्लस 3H2O एरो लगाकर Fe2O3 प्लस 3H2। तो जरा देखिए क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम आपस में इक्वल है। यहाँ पर ये 2Fe है, ये 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था। तो जरा देखिए क्या यहाँ पर 2Fe, यहाँ पर भी देखो Fe2, 3H2O, हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 3। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट
ऑलवेज क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अभी भी ये बैलेंस रिएक्शन में कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे दूर करेंगे, मतलब हमको जो रिएक्शन लिखनी है ये रिएक्शन हमको मोर प्रिसाइज फॉर्म में लिखनी है और ही प्रिसाइज फॉर्म में लिखनी है। तो इसलिए हम इन रिएक्शंस को प्रिसाइज फॉर्म में लिखने के लिए क्या रूल बनाते हैं। तो रिएक्शन को और मोर प्रिसाइज लिखना हो तो देखिए क्या करते हैं कि जो है कुछ रूल देखिए कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, अगर कोई भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या जो है, तो उसको हम लोग उसके पास छोटा सा s लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां पर स्मॉल l लिख देते हैं। अगर कोई भी जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है तो वहां पर G लिख देते हैं। कभी G लिखने के साथ एरो भी लगा देते हैं, सॉलिड, ठीक है, एरो भी लिख देते हैं यहाँ उसके पास। और अगर जो है कहीं पर किसी क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो रहा है तो PPT लिख देंगे या ऐसे एरो डाउनवर्ड बना देते हैं, ठीक है ना, कि वो प्रेसिपिटेट, चूंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए उसको PPT के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अगर किसी रिएक्शन में किसका इवोल्यूशन हो रहा है, अगर मान लीजिए हीट का इवोल्यूशन हो रहा है तो वहां पर उसके साथ प्लस Q लिख देते हैं, प्लस Q, हीट निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन इसको बर्न कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2, और इसके साथ क्या होती है, हीट का इवोल्यूशन होता है, तो प्लस Q यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये कार्बन क्या है, सॉलिड है, तो देखिए यहाँ पर सॉलिड लिख दिया, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर G लिख लिया। देखिए ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, यहाँ पर G लिख दिया। तो ये रिएक्शन बैलेंस होने के साथ साथ मोर प्रिसाइज भी है, मतलब आपको पता चल जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में या रिएक्शन में किस किस क्या क्या चीजें क्या हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें बन रही हैं, ये सब चीजें आपको क्या हो रही हैं, पता चल जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शंस को और भी, जैसे नाइट्रोजन है, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जिसमें आप जो है हीट को, हीट क्या हो रहे हैं, गिवन है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है N2 प्लस O2, यहाँ पर 2NO माइनस Q, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गैस, गैस, यहाँ पर भी क्या है, गैस, और यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज नहीं हो रही, एक्सेप्ट हो रही है। तो अगर और भी मोर प्रिसाइज के रूप में, अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मान लीजिए कुछ रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, या कुछ टेम्परेचर, जैसे यहाँ जैसे लिखा है N2 प्लस 3S2 इज इक्वल टू 2NS3, ये कोई रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पर देखिए ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो है रिएक्शन में, जैसे कोई मान लीजिए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो आयरन कैटलिस्ट, तो इसको आयरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, आयरन या निकल कैटलिस्ट का यूज कुछ भी हो रहा है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में यूज हो रहा है, टेम्परेचर का यूज हो रहा है, मान लीजिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी टेम्परेचर का यूज हो रहा होगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज हो रहा है, तो ये इसके ऊपर ATM 2000 ATM, तो ये रिएक्शंस को मोर प्रिसाइज, मोर आप कह सकते हैं मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं कि ये रिएक्शंस बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव, तो आप रिएक्शंस को बैलेंस करिए। रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शंस आप देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर O2, या फिर सॉलिड है, गैस है, तो इस फॉर्म में आप जो है आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो और एक रिएक्शंस को हम एक तरह एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा ही पसंद आएगी। रिएक्शन को देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, देखिए बेरियम क्लोराइड,
आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट्स, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको हमको बैलेंस करना है, तो पहले हमने इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में यूज कर लिया, ये हमारी वर्ड्स की इक्वेशन थी। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, प्रोडक्ट के रूप में बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब मैं आपको फिर से बता दूं, ये रिएक्शन आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आप जो है आयंस के जो आयंस हैं उनको नहीं जानते हैं, उनको नहीं समझते हैं। जैसे बेरियम के बारे में पता होगा आपको, Ba+2 होगा, Cl- होगा। तो अगर आप इन दोनों को मिला के क्रिस क्रॉस मेथड से BaCl2 लिखना नहीं जानते हैं तो फिर आप इसके आगे स्टेप में आप बढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, आपके लिए समस्या होगी। एल्युमिनियम सल्फेट है, Al+3 है, सल्फेट SO4-2 है। तो अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं, इसको नहीं याद है आपको, तो फिर आपको समस्या है, आप फिर एल्युमिनियम सल्फेट नहीं लिख पाएंगे, फिर आपका आगे का अप्रोच गड़बड़ होगा। तो यहाँ से इस स्टेप में आने के लिए आपको क्लास 9th में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आपको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जो है हिट एंड ट्रायल है ऐसा कर लें। अगर कहीं आपने AlCl3 की जगह AlCl2 लिख दिया, कुछ भी इस तरह लिख दिया, तो फिर आपका आंसर कभी आएगा नहीं। तो इस स्टेप के बाद हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो बेरियम क्लोराइड इस स्टेप में कौन कौन से रिएक्शंस एलिमेंट्स हैं? Ba है, Cl है, Al है, S है, O है। रिएक्टेंट देखिए, Ba में 1 है, प्रोडक्ट में देखिए 1 है, Cl देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, Al 2 है, 3 है, सल्फर 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, ऑक्सीजन 12 है और 4 है। ध्यान दीजिएगा 4 है यहाँ पर, ऑक्सीजन देखिए 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले आप उनको मत बैलेंस करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले आप जो आसानी से बैलेंस कर लें, जैसे यहाँ 3 है, 1 है, जैसे यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ हमने देखिए जल्दी से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर यहाँ 2, 3 करोगे तो यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 से। आप इसको अभी भूल जाइए, इस पर परेशान मत होइए। आप ऐसा देखिए जिसमें जैसे 1 है, 3 है, 1 है, तो एक में प्रोडक्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या प्रोडक्ट में आप यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 3 से यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, आगे मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है ये मल्टीप्लाई पूरा होगा। तो यहाँ देखिए BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, एरो लगाकर यहाँ देखिए 3BaSO4 हो गया प्लस AlCl3। तो देखिए जब आप आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Ba में भी मल्टीप्लाई होगा, सल्फर में भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा। तो Ba जो है हमारा क्या हो गया? 3। Ba हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट में हाँ, ऑक्सीजन में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में तो हमारा Ba1 है, प्रोडक्ट में 3 हो गया। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 1 है। देख लीजिए, मैच करा लीजिए दोनों से। यहाँ सल्फर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 12 है, यहाँ 12 है। तो अब हम किसको बैलेंस करने का प्रयास करें? आप चाहे इसको कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा, चाहे इसको कर लीजिए। तो हम Ba यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर हो जाए। तो रिएक्शन लिखेंगे, देखो यहाँ 3 से आगे मल्टीप्लाई होगा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, एरो लगाकर 3BaSO4 प्लस AlCl3। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई किए हो आगे, तो 3 से Ba में ही नहीं मल्टीप्लाई हुआ, ये क्लोरीन में भी हो गया। तो देखिए यहाँ Ba यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ 6 हो गई, देखो 3 2 जा 6, यहाँ 3 है। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 1 थी, यहाँ सल्फर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 12 है, यहाँ 12 है। तो अब जो बैलेंस नहीं है, या तो यहाँ क्लोरीन है जो प्रोडक्ट में है, और या तो एल्युमिनियम है। तो इन दोनों में चाहे जिसको बैलेंस करिए पहले, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जैसे एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई किए तो एल्युमिनियम में 2 से आगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2AlCl3 कर लिए, और ये प्रोडक्ट में। अब आप देखिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ मैच करिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या है? इक्वल है। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई है।
आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करिए। ये आपके एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स भी है, क्वेश्चन में है, और भी कई क्वेश्चंस हैं, आप उनको ध्यान से देखिए और पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और मोर क्वेश्चंस के लिए वीडियोस आगे देखते रहें। थैंक यू।